नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। कांचीराम की विरासत पर कोहराम, दलित वोट बैंक पर घमासान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर सियासी घमासान बना ही रहता है। बहुजन आंदोलन के जनक माने जाने वाले कांशीराम की विरासत को लेकर अब विभिन्न दलों के बीच बयानबाजी और राजनीतिक दावे तेज हो गए हैं। दरअसल दलित राजनीति की धुरी माने जाने वाले बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मायावती लंबे समय से कांशीराम की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करती रही है, लेकिन अब अन्य दल भी दलित समाज को साधने के लिए उसी विरासत का हवाला दे रहे हैं। कांशीराम ने दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग को राजनीतिक रूप से संगठित कर एक मजबूत बहुजन आंदोलन खड़ा किया था। उनके इसी आंदोलन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया सामाजिक समीकरण तैयार किया, जिसका असर आज भी दिखाई देता है। आज कांशीराम की 92वीं जयंती पर पार्टी अध्यक्ष मायावती ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही विरोधियों पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी बहुजन समाज की हितकारी नहीं है। इन दलों से बहुजन समाज के हित व कल्याण की आशा करना रेगिस्तान में पानी तलाशने के जैसा है। इन पार्टियों के छलावा व दिखावे से सावधान रहना जरूरी है। उन्होंने आह्वान किया कि बहुजन समाज के लोग बसपा मूवमेंट से जुड़कर मिशनरी अम्बेडकरवादी बने, अपने वोटों की शक्ति से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें। मायावती ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नक्शे पर उनके कदम पर चलें और सपा व अन्य विरोधी दलों की कथनी व करनी में बड़ा अंतर है। सांसदीय और विधायकी आदि का प्रलोभन देकर बहुजन समाज के वोट की शक्ति को कमजोर करने वाले इन दलों के साथ निजी लाभ व स्वार्थ के लिए पार्टी व मूवमेंट से दगा करने वालों से भी दूरी रखनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह वर्तमान भाजपा सरकार भी कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने में और देरी ना करे। बीएसपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि सभी दलित, ओबीसी व अन्य वर्ग के लोग बीएसपी के साथ हैं। सपा का पीडीए का मतलब परिवार अलायंस दल है। कांग्रेस ने अपनी सरकार में कांशीराम का अपमान करने का काम किया है। कांग्रेस चाहती तो कांशीराम को प्रधानमंत्री बनाती। उधर मायावती और बीएसपी नेताओं के हमलों पर विरोधियों ने भी जमकर पलटवार किया है। अब सवाल यही है कि कांशीराम की इस विरासत का असली वारिस आखिर है कौन? दलित समाज किस दल के साथ खड़ा होगा? आने वाले चुनाव में यही मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया पहले सुनवा देते हैं। इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो रास्ता दिखाया उस पर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मायावती जी दलितों के साथ जहां भी अत्याचार न्याय पूरे प्रदेश में हो रहा है, कहीं पर मायावती जी की तरफ से एक बात भी आई है? अभी भदोही जनपद में जयसलाल सरोज को 2 दिन पहले जिंदा जलाकर मार दिया गया, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार दिया। मायावती जी का एक ट्वीट नहीं आया, एक बयान नहीं आया और कोई डेलीगेशन नहीं गया। मेरा डेलीगेशन कांग्रेस का गया था विजय प्रकाशपुर विधायक के नेतृत्व में, और हमने जाके वहाँ न्याय दिलाने की बात और उनके साथ खड़े होने की बात कही है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितना अत्याचार दलितों पर हो रहा है, उसके बारे में अगर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी है, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव। समाज भ्रमित नहीं हो सकता। समाज जानकार है, समाज लगा हुआ है कि हम संविधान को बचाने का काम करेंगे और उनके साथ रहेंगे जिन्होंने संविधान को बचाने का काम किया है, जिन्होंने मान्यवर कांशीराम को सांसद बनाने का काम किया, हम उनके साथ। तो मायावती जी ने जितना क्षति पहुंचाई है, जितना क्षति दलितों की पहुंचाई है, कुछ लोग इमोशनली हो, चाहे जात के आधार पर हो, चाहे इमोशन के आधार पर जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है किसी भी जात का, दलित का, वो जानता है सर्वाधिक क्षति अगर दलित समाज की अगर हुई है, ओबीसी, एससी, एसटी की हुई है, तो बीएसपी की वजह से, मायावती जी की वजह से। और मायावती जी खुद कांशीराम जी के रास्ते पर नहीं चली। कांशीराम जी कुछ 1 रुपया छोड़ के नहीं गए। इन्होंने इतनी संपत्तियां इकट्ठा कर लिया चारों तरफ, उसी के दबाव में आज बीजेपी जो कहती है वो करना पड़ता है इनको। इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब बसपा
फ्रंट पर आकर खेलने लगी है, तैयारी शुरू कर दी है और मायावती फिर से एक बार मुख्य राजनीति में नजर आने लगी हैं। जहां पहले कहा जा रहा था कि बसपा बिल्कुल गायब हो गई है, मैदान से बाहर है, दिख ही नहीं रही है, लेकिन अब बसपा की लगातार बैठकें हो रही हैं, सभाएं भी बसपा की देखने को मिल रही है। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही बसपा का पक्ष रखेंगे राजीव उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वही सपा का पक्ष रखेंगे विवेक पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजीव जी से करूंगा। राजीव जी, क्या तैयारी है 2027 को लेकर? अभिजीत जी, सबसे पहले तो मान्यवर काशीराम जी की आज जयंती मन रही है, देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी लोगों को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, मान्यवर साहब को नमन, बहन जी को बधाई। और आप सब लोगों को मैं अभी आपकी एक क्लिप सुन रहा था, सारे दलों के जो नेतागण थे उनकी बातें और विचारें सुन रहा था। अभिजीत जी, एक चीज तो मान के चलिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो न तो बहुजन समाज पार्टी से कभी हटा था और न हटेगा आगे भविष्य में। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के वोटों में कांग्रेस पार्टी या अन्य विरोधी दल जितने भी सेंध लगाने का प्रयास करें, कहीं भी सफल नहीं होने वाले। रही बात मान्यवर काशीराम जी की, मान्यवर काशीराम जी दलित समाज, शोषित समाज, पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे। इस देश के अंदर एक अलग जगाया उन्होंने। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो सोच थी, जो संघर्ष की सोच थी, सत्ता पाने की सोच थी, एक राजनीति के अंदर एक चीज तो मान के चलिए कि जब तक आपके पास सत्ता नहीं रहता है, आप संघर्ष करके सत्ता तो क्या प्राप्त कर लेते बसपा हैं। चल रही है? बसपा उनके पथ पर चल रही है? बिल्कुल चल रही है और चलती रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी बसपा के ही दो ही लोग प्रेरणा स्रोत हैं और जिनके पथ पे, जिनके पद चिन्हों पे बहुजन समाज पार्टी चलती रही है और चलती रहेगी, इससे कहीं विचलित नहीं होगी। और हमारी सोच, हमारी नेता की सोच, जो बहन जी की सोच है, वो मान्यवर काशीराम जी की सोच को, बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए। आप खुद देखिए, जब बहन जी सत्ता पे लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है जो दलित वोटर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में हो जाते हैं कि भाई असली बाबा साहब की विरासत को, कांशीराम जी की विरासत को बड़ा कौन रहा है। कभी मायावती जी उनकी बात करने लगती है, तो कभी चंद्रशेखर आजाद आ जाते हैं, भीम आर्मी आ जाती है, आजाद समाज पार्टी आ जाती है। अब दलित तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जा रहा है कि भाई हमें किसके साथ जाना है, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। पिछले चुनाव में आपका वोट प्रतिशत कितना घट गया, आपकी सीटें कहां पर रह गई? अभिजीत जी, दलित कहीं नहीं कंफ्यूज हुआ। दलित कंफ्यूज हुआ जो बहन जी ने आज एक शब्द कहा कि भिन्न भिन्न विरोधी दलों ने एक थाली सजा करके भिन्न भिन्न तरह के चीजें ले आकर के दलित समाज के सामने पेश करने का प्रयास किया। कभी 5 किलो राशन के ऊपर, कभी एक सिलेंडर के ऊपर आपने वोट और प्रलोभन दे करके वोट लेने का प्रयास किया, और इन कारणों से विचलित होकर के वोटों का इधर उधर हुआ। लेकिन जो बेस चाहिए, जो मूल धारणा बहुजन समाज पार्टी के लोगों को चाहिए, क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, वो चीजें इन दलों ने कभी सोचा ही नहीं। हम एक सिंपल बात कर लें आपकी, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को 11 वर्ष, उत्तर प्रदेश की सरकार को लगभग 10 साल होने जा रहे हैं। आप एक बात बता दीजिए कि मान्यवर काशीराम जी के योजनाओं को, राजीव जी एक मिनट आपसे लेंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर 11 साल और 10 साल की सरकारें होने जा रही है केंद्र की मिलाकर के। आप बता दीजिए, भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने मान्यवर काशीराम जी के नाम की जितनी योजनाएं थी, शहरी योजना, ग्रामीण योजना, किसी योजना पे एक पैसा खर्च किया हो तो बता दें। राजीव जी, दलित समाज, आप मुझे ये बता दीजिए, अभी वर्तमान में बसपा के कितने विधायक है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में? देखिए, विधायक कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र के अंदर विधायक हम क्या कह रहे हैं? सत्ता में कैसे आएंगे भाई साहब?
सत्ता में आने के हमारा लिए, सत्ता में आने के लिए आपको विधायकों के अंक होना चाहिए ना आपके पास। और आप जो बात कर रहे हैं, आप दूसरी सरकारों पर तमाम सारे आक्षेप लगा रहे हैं। अगर सरकार, ठीक है, अगर आपका वोट बैंक सरकारों ने लिया है, तमाम सारी योजनाएं दे दी है, उनके लिए चलाई है, आप कह रहे कि राशन दिया गया, कुछ दिया गया, तो फिर भी तो आपको कुछ मिलना चाहिए था। अभी आपका वोट प्रतिशत कितने नीचे चला गया? आप लगभग साफ हो चुके हैं उत्तर प्रदेश से। अगर हम बात करें तो 20% के करीब है, 20% से ज्यादा ही है वहां पर दलित वोटर्स। अगर सिर्फ दलित वोटर्स की बात की जाए, उसके बाद भी आपकी क्या स्थिति हो गई? करीब 65 से ज्यादा सीटों पर दलित वोटर्स सीधे इफेक्ट करते हैं, उसके बाद भी आप कुछ नहीं, खाली हाथ नहीं। अभिजीत जी, मैं इस बात को कहीं भी आपकी बातों को काटता नहीं हूं, आपकी बातें पूर्णतः सत्य है। और हमने एक चीज कहा और बहन जी ने कहा कि ये एक जो आज की डेट में मीडिया का एक तबका एक तरह का झूठ को परोस करके और उस चीज को जनता तक पहुंचाना, दलित समाज तक पहुंचाना, घर घर पहुंचाना और उसके माध्यम से छलावा करना उस जाति और धर्म और विशेष के रूप से, ठीक है, उस चीज को कहीं ना कहीं विवेक पांडे जी, ठीक है विवेक पांडे जी, मायावती साफ तौर पर, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा राजीव जी, ठीक है। विवेक पांडे जी, मायावती साफ तौर पर कह रही है कि दलितों को बंटना नहीं है, दूसरे जो पार्टियां हैं, सपा है, तमाम दूसरे दलों का भी नाम लिया, इनसे बचने की जरूरत है। ये आकर के आपको प्रलोभन देंगे, आपको इनकी बातों में नहीं आना है, दलित एकता बनाए रखनी है। अब दलितों की एकता की बात बहुजन समाज पार्टी करती है और यहाँ पर पीडीए का नारा सपा देती है। देखिए, बहुत ही ज्वलंत विषय को आपने उठाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कांशीराम जी की जयंती पर पूरे देश को हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने के लिए, एक पर्व के रूप में संचालित करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मंच पे उपस्थित जितने सम्मानित पैनलिस्ट हैं, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कांशीराम जी की जो बात है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी मुझे लगता है पहली ऐसी पार्टी है जिसने प्रखर मुखर होकर के इस बात को मांग की है। आज चूंकि आदरणीय अखिलेश जी मुंबई में विजन इंडिया के कार्यक्रम में उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया कि हम पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए, और समाजवादी पार्टी इस पुरस्कार के, इस सम्मान के उनके पक्ष में है, पक्षधर है। तो ये मैं आदरणीय विवेक जी के माध्यम से भारत सरकार के तक ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूँ, आपके मंच के माध्यम से पहुंचाता हूँ, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का एक विजन है। दूसरी बात, देखिए, मायावती जी अच्छी बात है, मायावती जी कम से कम उनको याद तो आई कि वो राजनीति में हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार जिस तरह से सत्ता के बाहर रहने के बाद उन्होंने दलितों के विषय पे, दलितों के मुद्दों पे मौन धारण करके रखा था, आज वो दलितों से अपील करती दिखाई दे रही है। बात और है कि वो टिकट जो है वो ब्राह्मणों को देने में लगी हुई है। दलितों को मुख्य धारा से जोड़ना उनका उद्देश्य नहीं है। माननीय कांशीराम के जो बहुजन मूवमेंट को जिस प्रकार से मायावती जी ने अपने राजनीतिकरण के लिए इस्तेमाल किया है और जिस प्रकार से वो दोहरा रवैया लेकर के राजनीति में चल रही हैं, जो राजनीतिक गलियारों में आरोप लगते हैं वो एक राजनीतिक गुड़िया से अधिक मुझे नहीं लगता कि कुछ उनकी स्थिति है इस समय। जितना उनको निर्देशित किया जाता है, वो निर्देश कहाँ से आते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उतना ही उनका एक्ट होता है और उतना ही उनका रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से कि समाज ने पूर्व चुनाव में भी हमको बढ़ चढ़ करके मतदान किया। दलित, देखिए, बात की नहीं है, मेरठ में एक युवक जिंदा जला दिया गया। लेकिन जब आवाज मुखर करती है मायावती, दलितों की आवाज बनकर के सामने आती है, सबसे ज्यादा नुकसान सपा को ही होता है। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जिस प्रकार से मोदी जी की अगर बात की जाए, मन की बात उनकी बड़ी प्रसिद्ध है, उनका चर्चित शो रहा है, उसमें व्यूअरशिप लाने के लिए, टीआरपी गेम खेलने के लिए पूरा जोर तंत्र लगा दिया जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या दिखाई देती है विश्वगुरु को कहीं से नहीं है। तो ये स्थिति है। मायावती जी मंच पे खड़ी होती है, भीड़ जरूर आ जाती है मनोरंजन लेने के लिए, मनोरंजन के माध्यम से, लेकिन वो भीड़ क्या कन्वर्ट हो पा रही है? अभी आपने एक सवाल पूछा था आदरणीय राजीव जी से कि आपके पास विधायक कितने हैं, तो मायावती जी की भीड़ का सत्य यही है कि वास्तव में मायावती जी अपनी राजनीतिक जमीन को खो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से कर दिया है सत्ता के सामने। मंच पे खड़े होकर के जब आप बहुजन मूवमेंट की बात करने की जगह सत्ता पक्ष की वाहवाही करेंगी तो यकीनन आपके वोटर्स का आपके ऊपर से विश्वास उठेगा, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश दलितों के अपराध में नंबर 1 है। आज भी उत्तर प्रदेश में ऐसे दृश्य जहां दलितों को पेशाब चटवाया जाता है। गोसाईगंज की घटना आपको याद होगी कि मंदिर में एक दलित केवल सो गया था, बुजुर्ग, तो किस तरह से अपमानित किया गया। मायावती जी उस पर कभी प्रखर मुखर होकर के आंदोलन के लिए नहीं निकली सड़क पे। तो ये बात है। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर लड़ाई लड़ रही है, राजनीति में एक स्पष्ट बात है, जो जनता के मुद्दों तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा और बसपा का अनौपचारिक गठबंधन चल रहा है? ये मैं नहीं कहूंगा, मैं अपने मुंह से इसलिए नहीं कहूंगा, इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो आप ही लोग के माध्यम से कटाक्ष या जो बातें आती हैं, समय समय पर कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है,
नहीं, हम तो ए टीम कहते हैं, हम्म। हम तो बी टीम भी नहीं कहेंगे, हम तो ए टीम कहेंगे। हम्म। बी टीम तो AIMIM के बारे में कहा जाता है आजकल, हम्म। हम तो ए टीम कहेंगे। ए क्योंकि टीम है भाजपा तो बीएसपी खुद बीजेपी की, ठीक है, तो ए टीम कहेंगे, हम तो ठीक बिल्कुल है, कहेंगे। ठीक है। विवेक जी देखिए, जैसे जैसे चुनाव आने लगते हैं मायावती फ्रंट लाइन में आने लगती है, और जितनी मायावती सक्रिय होती है सपा को नुकसान पहुंचा जाती है। अभी तो आपके सामने कहती है, बोले हम बी टीम नहीं ए टीम कहेंगे बीएसपी को। देखिए अच्छा अभी- जी, अच्छा जी, इनको जो सर्टिफिकेट देना, जिसको देना वो देते रहे। हम्म। सबको मालूम है कि मायावती जी क्या है, उनकी प्रदेश में क्या हैसियत है और दलितों के बीच उनकी क्या स्थिति है, सबको मालूम है, किसी से छिपा नहीं है। अगर उनकी दलितों के बीच स्थिति ना होती तो बबुआ और उनके पिताजी घुटनों के बल जाके उनके साथ समझौता करके गठबंधन करके चुनाव न लड़ते। और उसी गठबंधन के दौरान उन्होंने उनसे माफीनामा भी लिया गेस्ट हाउस कांड का। तो उनकी हैसियत के बारे में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बयान कर रहे हैं, इस सबको मालूम है कि मायावती जी का उत्तर प्रदेश में क्या रसूख है और दलितों के बीच में उनकी क्या स्थिति है, क्या आवाज है। इससे किसी को कोई एतराज नहीं है कि आज भी उत्तर प्रदेश में दलितों की सर्वमान्य सबसे बड़ी नेता है। उनके कद का कोई नेता दलितों के बीच नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, किससे गठबंधन करें किससे ना करें उनकी अपनी रणनीति है, उनका अपना राजनीतिक दल है। जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड करके समाजवादियों ने दलितों की बहन बेटियों के प्रति अपनी मंशा जाहिर की, वो आज भी उत्तर प्रदेश के अपराधों में दिखता है। जिस अपराध के आंकड़े हमारे विवेक पांडे जी गिनाते नहीं थक रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि रिकॉर्ड संख्या में अगर दलितों के साथ कोई अपराध करता है तो मुकदमे लिखे जाते हैं। नहीं, 2016 में 10,426 मुकदमे केवल दर्ज हुए थे, बाकी ये लोग दलित भाइयों को डांट के थाने से भगा देते थे। और आज भी इन जो आंकड़े दे रहे हैं 2023-24 के जो भी इनके पास प्रेजेंट है, उसमें जब आप अंदर थाने जाके देखिएगा तो सर्वाधिक मुकदमे जाति विशेष के यादव जी लोगों के ऊपर है जिन्होंने दलित भाइयों का उत्पीड़न किया है। आंकड़ों में नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी को नहीं है क्या? दलित उत्पीड़न वाले तौर तरीके से भागना नहीं चाहिए। और मायावती जी ने जिस विषय पे भाजपा शासन का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शाबाशी दिया था, वो विषय ऐसा था कि अम्बेडकर पार्क उन तमाम चीजों में जो सरकार द्वारा योजनाएं दी गई थी उस पे उन्होंने कहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में उपेक्षित पड़े हुए थे जो उनकी स्मारक थी दलितों के, उसको लेकर के दिया था। अगर आप सबकी सरकार काम करेगी तो पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से वो आपके बारे में मूल्यांकन कर सकते, उनको अधिकार है। ठीक है, आपने नहीं किया। अच्छा, दलितों से अभी भाजपा का कैसा तालमेल है? दलितों से भाजपा का कैसा तालमेल है अभी? कि हमारा तो सबके साथ, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। हम सनातन लोग कभी भी हिंदू धर्म में कोई भेदभाव के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। दलित भी हमारा भाई है, सब हमारे भाई है। अभिजीत जी एक काउंटर, ठीक है विवेक पांडे जी। अभिजीत जी ठीक, आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल पूछूंगा भाजपा से, क्योंकि अभिजीत जी ने एक बात कही कि सबसे ज्यादा अपराध यादवों के ऊपर है SC/ST एक्ट को लेकर के। जरा इसका बाइफर्केशन दे सकते हैं, किस जिले में कितने यादवों के ऊपर कितने SC/ST के मुकदमे हैं? मुझे तो लगता है ठाकुरों के ऊपर है, ठाकुरों का नाम लेने से बच रहे हैं, लेकिन ये ठाकुरों के ऊपर है और ठाकुरों का नाम लेने से बच रहे हैं ये, लेकिन इन्होंने यादवों को स्पष्ट रूप से ला दिया। तो यादवों को किस आधार पर इन्होंने एक वर्ग विशेष को, जैसे ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं भाई, एक प्रश्न पत्र में देखिए ब्राह्मणों को किस तरह से अवसरवादी बता करके पूरे पंडित शब्द से जोड़ करके ब्राह्मण समाज को अपमानित किया। वो बता दीजिए किस आधार पे, सोच क्या है, जरा पूछ दीजिए। अच्छा, लेकिन मैं आप तीनों को सुन रहा हूं, और ठाकुर आ गए, यादव आ गए, दलित आ गए, ब्राह्मण आ गए, दूसरी जातियां भी आ गई, एक समाज कहाँ गया जिसको हमें बनाना था? एक सभ्य समाज बनाने की सभी पार्टियां बात करती हैं। समाज वहीं टूट गया जब यादवों का नाम ले लिया इन्होंने। समाज वहीं टूट गया जब भाजपा ने यादवों का नाम ले लिया, क्योंकि सदन में भी मुख्यमंत्री मुस्लिम यादव ब्राह्मण क्योंकि देखिए, क्योंकि बीएसपी बात करती है दलितों के उत्थान की, दलितों के नेता अपने आप को बताया जाता है, ठीक है। वहीं समाजवादी पार्टी PDA की बात करती है, अब भारतीय जनता पार्टी कहती है हम तो सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास तो कर रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो चीजें हम आप मांग रहे हैं, किसानों ने हिंदुस्तान में कभी भी कुछ चीज मांगा नहीं, उसको एक नीति बना के दे दिया। ये जातियों के बीच में एक यूजीसी का आपने अभी अभी रिसेंटली देखा, किसी ने मांगा नहीं, आपने थोप दिया। ये सारी चीजें, और पांडे जी अभी कह रहे थे हमारे कि बहन जी ने ब्राह्मणों के लिए टिकट का दरवाजा खोला है, तो ये तो खुशी की बात है। पांडे जी को भी एक टिकट हम देने के लिए ऑफर करेंगे कि पांडे जी आप भी आइए। भाई दलितों के लिए अगर टिकट दे रहे हैं हम, तो उसमें ब्राह्मण को देंगे, ठाकुर को भी देंगे, श्रीवास्तव जी को भी देंगे, हम सबको टिकट देंगे। हमारे पास तो सारे विकल्प है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा हम देते रहे और देते रहेंगे। हम वो चीज नहीं। राजीव जी देखिए विवेक जी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। गेस्ट हाउस कांड में क्या कुछ हुआ सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी बुआ और बबुआ का गठबंधन होता है। घाव को मरहम लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर एक ही चीज को कुरेदने का प्रयास करेंगे, आप हर बात पे नेहरू जी पे चले जाएंगे, तो देश का विकास होगा कि विनाश होगा, बता दीजिए आप। हम 2021वीं सदी में चल रहे हैं और हम 17वीं सदी की बातें करने लगते हैं, 19वीं सदी की बातें करने लगते हैं। आपकी पार्टी के सुप्रीमो पर हमला हुआ था और उसके बाद फिर आप गठबंधन कर लेते हैं, और फिर उसमें कितना नुकसान होता है आपको साइकिल पर सवार होने पर। हाथी जैसे साइकिल पर सवार हुआ, कितना नुकसान आपने उठाया उसके बाद फिर। ठीक है, मैं ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी से जवाब लूंगा। विवेक जी क्या कहेंगे? ठीक है, सदी में ले चलेंगे। ठीक है विवेक जी, हमको हम नेहरू की बात करेंगे, हम अंग्रेज की बात करेंगे। ठीक है राजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपको समय दिया जाएगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए, मैं दोनों लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। महंगाई की बात नहीं करते हैं, है कि नहीं? मैं दोनों लोगों के प्रश्नों को उत्तर दे रहा हूँ। उनका, हमारे बसपा के मित्र का कहना है कि गेस्ट हाउस कांड की जिक्र कब तक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, हम नहीं करना चाहते, लेकिन आपको याद होगा कि जब आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो समाजवादियों के लोगों ने तो आपको वोट दिया, लेकिन आपके लोगों ने समाजवादियों को वोट नहीं दिया। उनकी सीट संख्या 5 के आगे नहीं बढ़ पाई, आप 0 से 10 हो गए। मतलब साफ है कि आपके वोटरों ने उस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी के गुंडों को माफ नहीं किया। आप उस खाई को नहीं पाट सकते, और आज उस खाई को जिस तरह गहरा करने का काम यदुवंशी लोग कर रहे हैं गांव में। विवेक पांडे जी का प्रश्न था कि किस आंकड़े पे आप कहते हैं कि यादवों के ऊपर सर्वाधिक मुकदमे हैं। मित्र, जरा किसी गांव में जाकर के देख लीजिए आज गांव में क्या स्थिति। अगर दलित का उत्पीड़न हो रहा तो केवल यादव के कर रहा है, और ठाकुरवाद का चरम चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। ये आप अपने दिल की तसल्ली के लिए कहिए, तो आप तसल्ली के लिए कह रहे हैं कि यादवों का नाम लेकर समाजवादी पार्टी की आलोचना। अच्छा ठीक है विवेक पांडे जी, क्या आपकी पार्टी में ठाकुर नहीं है? और विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आपकी पार्टी में यादव नहीं है? क्या आपके यादव नेता नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि यदुवंशी की ओर से किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ठाकुरों की ओर से किया जा रहा है। भाई क्या आपकी पार्टी ठाकुर रहित हो गई है? आपकी पार्टी यादव रहित हो गई है क्या? नहीं, यादव है बिल्कुल है, लेकिन मैं तो फिर आप जो आरोप किसी व्यक्ति के कारण आप पूरे के पूरे वर्ग को कटघरे में खड़े तो नहीं कर सकते है ना। मेरा ये सवाल आप दोनों से। मैंने ये कहा कि सर्वाधिक मुकदमे यादव जी लोगों के ऊपर है, जो यादव लोग उत्पीड़न कर रहे हैं। कैसे कहा? वही तो मैं पूछा, उसका सोच बताइए। उत्पीड़न के सर्वाधिक मुकदमे यादवों के ऊपर है। सर्वाधिक जमीनें गांवों में अगर किसी ने कब्जा की तो यादव वर्ग के लोग ठाकुरों ने कर रखी है। और बताइए, ठाकुरों ने कर रखी है, सर्वाधिक मुख्यमंत्री जी के सजातियों ने कर रखी है। अभी अंचल में एक प्रकरण आया तो था, अंचल में प्रकरण आया था वो माफिया का, वो मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है। अच्छा राजीव जी इन सब बातों से इतर, ठीक है राजीव जी, इन सब बातों से इतर क्या तैयारी है? सरकार बना रहे हैं आप 2027 में, किस प्रकार की तैयारी है? ठीक है राजीव जी, सरकार 2027 में क्या तैयारी है आपकी? दूसरे का आरोप कर रहे हैं लोग। राजीव जी 2027 की तैयारी बता दीजिए आप, और किन मुद्दों को लेकर आप जाने वाले मैदान में? हम देखिए, हम कहीं भी, हमारा तो सन 1984 से एक ही मिशन की बूथ और पन्नों में, जो भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाया, ये हम पहले बूथ प्रमुख बनाते थे और बूथ में एक पन्ना ही रहता था।
तो उस पन्ने पे हम लोगों ने इस बार तैयारियां शुरू कर दी है। निश्चित तौर पे बीच में हम विचलित हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता इधर उधर हुए हैं, हमारे नेता इधर उधर हुए हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और हमारी कमजोरियों का फायदा इन दोनों दलों ने उठाया है। इसमें छुपा लें। आपने मैदान से सक्रियता छोड़ी, दूसरे लोगों को मौका मिला वो आए, उसमें क्या किसी की गलती? चलिए ठीक है, समय हो गया, समय हो गया चर्चा को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चर्चा को हम समाजवादी पार्टी दोनों से पूछेंगे कि आप जाति वर्ण व्यवस्था में कितने दिनों तक जनता को रोकेंगे। जल्दी से बात पूरी कीजिएगा विवेक जी, समय बहुत कम है। विवेक पांडे जी जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। देखिए, कांशीराम जी की जयंती है। कांशीराम जी ने एक किताब लिखी थी चमचा युग, और उसमें उन्होंने कहा था कि उन दलित नेताओं की आलोचना की थी जो जाति के बजाय ऊंची जातियों के राजनीतिक हितों के लिए राजनीति में आते हैं। और ये पुस्तक जो है बहुजन आंदोलन के वैचारिक आधार को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए ठीक है, आपका इशारा जहां तक पहुंचना था पहुंच गया। ठीक है, आपका पहुंच गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो दलित वोटर्स को साधने की कवायद एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। मायावती एक बार फिर से अब सभाओं में नजर आने लगी है, बैठकें करने लगी है और बसपा को एक बार फिर से सक्रिय करने लगी है, क्योंकि दलित वोटर्स उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक अहम भूमिका रखते हैं। जिसकी ओर दलित जाता है वहां सरकार बनाने में बड़ा सहायक दलित वोटर्स हो जाता है। इसी दलित और ब्राह्मण को मिलाकर के बसपा ने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में, और अब फिर से बीएसपी सुप्रीमो दलित वोटर्स को साधने में लग गई। हालांकि अलग अलग दल भी दलितों को साधने में लगे हुए हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।